तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि जहां पर मो जुनसी काफी ज्यादा गुस्से में होता है और इसी के साथ ही मास्टर लू जब उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो लैंगशेंग वहां पर बीच में आकर उसको ब्लॉक करता है और इसी के साथ ही मिस रैन आके बढ़ती है और उसे बताती है कि वहां पर क्या हुआ था। तो वो कहते हैं कि वहां पर डेजुलेटर ने हमारे पर अटैक किया था, लेकिन डेजुलेटर और साथ में वहां पर इटर्नल स्कार दोनों के अटैक्स को वहां पर ब्लॉक करते हुए मास्टर ने हमारी जान बचाई थी। मास्टर वी ने हमारी जान बचाते वक्त अपनी सारी की सारी इंटरनल एनर्जी हमें दे दी, जिसकी वजह से वो खुद बेचारे वहां पर बहुत ज्यादा वीक हो गए और मर गए। बात सुनने के बाद मो जुनसी थोड़ा सा शांत होता है तो मास्टर शाओ से कहते हैं कि मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी ब्रीदिंग को एडजस्ट करना चाहिए ताकि तुम यहाँ पर शांत हो सको। लेकिन दूसरी तरफ से मास्टर लू कमीना जो होता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और कहता है कि मैं तो यहाँ पर इतनी हेट्रेड को इतनी आसानी से नहीं छोड़ सकता। और जैसे वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है तो मिस रैन भी अपनी तलवार लेकर आगे बढ़ने लगती है। तो मास्टर शू से कहते हैं कि यहीं पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है कि वो बंदा शाओ जो है वो अकेला यहाँ पर इसको संभाल लेगा। और इसी के साथ ही मास्टर चाओ जो होते हैं अपने हाथ में अपना स्क्रोल लेकर खड़े होते हैं और इसी स्क्रोल को तलवार की तरह यूज करते हुए मास्टर की तलवार को वहां पर ब्लॉक करते हैं। हालांकि उनका स्क्रोल वहां पर फट रहा होता है, लेकिन स्क्रोल के फटने के साथ ही एंड के पर वो अपने स्क्रोल को बिल्कुल स्वॉर्ड की तरह यूज करते हुए उसे स्टैब करते हैं, जिसकी वजह से मास्टर लू वहीं पर रुक जाते हैं। दोनों वहां पर फाइटिंग में बिल्कुल इक्वल होते हैं। तो मास्टर शाओ जो होते हैं उनकी आर्ट भी काफी ज्यादा स्पेशल है। ऐसा नहीं है कि वो तलवारबाजी उनके पास तलवार नहीं है या फिर तलवारबाजी नहीं करते तो वो इतने बेहतर नहीं है। तो मास्टर लू जो होते हैं वहीं पर अपनी फाइटिंग को रोकते हैं और कहता है कि मुझे लगता है कि हमारी फाइटिंग को यहीं पर रोक देना चाहिए। यहाँ पर जुनसी की वजह से हम दोनों सेक्टर्स आपस में फाइट क्यों करें। इसी के साथ ही मास्टर लू अब यहाँ पर हेरन की तरफ आगे बढ़ते हैं, उसे कहते हैं कि हेरन मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर मुझे वो लड़का सौंप देना चाहिए, वो लड़का जिसका नाम पाइली है, जिसने डीमन ब्लेड को सबड्यू किया, और साथ ही वो लड़का जो कि मेरे बेटे को जानता है, उस लड़के को यहाँ पर मेरे पास लेकर आओ ताकि मैं उससे पूछ सकूं कि मेरा बेटा कहां पर है। तो ये बात सुनने के बाद हेरन उसे कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, मैं उस लड़के को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकती हूँ। साथ ही उसे कहते हैं कि मुझे यहाँ पर कुछ याद आ रहा है, हमें वहां पर क्लिफ के ऊपर से कोई मिला था और इसी के साथ वो ताली बजाती है और कहती है कि उसे लेकर आओ। और साइड के ऊपर से दो लोग वहां पर एक कार्ड के ऊपर एक डेड बॉडी नहीं है, एक जिंदा बंदे को उठाकर लाते हैं जिसकी बॉडी वहां पर पट्टियों में लिपटी होती है। तो जैसे मास्टर वहां पर उसको देखते हैं वो चिल्लाकर कहते हैं जी तो मेरा बेटा है, ये मेरा बेटा है, इसके साथ क्या हुआ है। तो मिस हेरन उसे बताती है कि लास्ट टाइम जब हम लोग सर्च के लिए गए थे वहां पर इटर्नल स्कार की, वहीं पर हमें डेजुलेटर तो नहीं मिला, लेकिन हमें इस लड़के की बॉडी मिली थी। हालांकि ये जिंदा है, पूरी तरह से पट्टियों में लिपटा हुआ जख्मी लड़का, हम इसे उठाकर ले आए थे, हमें लगा कि शायद इसका ट्रीटमेंट करें तो ये बच जाएगा, लेकिन हमारे फिजिशियन ने पूरी कोशिश की इसको जिंदा रखने की, यानी कि अभी तक जिंदा है लेकिन इसके जिंदा रहने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है। इस वक्त दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक इंसान इसकी जान बचा सकता है, तो क्या तुम इसको बचाना चाहते हो। तो मास्टर लू जो होते हैं अब यहाँ पर रिस्पेक्ट के साथ उसे बात करते हैं, उसको इज्जत देते हैं और कहते हैं कि प्लीज यहाँ पर बताएं, मैं अपने बेटे के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, हम लोग अपनी पास की हेट्रेड को बुला देंगे अगर आप मुझे बता दें कि मेरे बेटे की जान कैसे बचेगी। तो इसी के साथ मिस हेरन उसे उस फिजिशियन का नाम बताती है कि तुम्हें उस एल्डर के पास जाना होगा, सिर्फ वही तुम्हारे बेटे की जान बचा पाएगा। तो मास्टर लू कहते हैं तो फिर ठीक है, हम दोनों के दरमियान में जो कुछ भी यहाँ पर बात हुई वो खत्म होती है, मैं अपने बेटे को लेकर यहाँ पर से जा रहा हूँ। और इसी के साथ ही वो अपने फैमिली के लोगों से कहते हैं कि चलो इसे उठाओ, और वो लोग वहां पर से चले जाते हैं। जब किसी के साथ ही मास्टर शाओ फिर से आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अब जब ये सब कुछ सेटल हो चुका है तो मैं यहाँ पर डीमन ब्लेड के बारे में बात करना चाहता हूँ। तो जैसे वो डीमन ब्लेड मांगने लगते हैं, इसी के साथ ही वहां पर फिर से बाहर से आवाज आती है, एक लड़का भागता हुआ अंदर आता है और कहता है कि मैडम इस वक्त 1500 लोगों की आर्मी हमारे दरवाजे के बाहर पहुंच चुकी है। ये बात सुनने के बाद मैडम हेरन भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कहती है कि अब क्या हो गया, ये आर्मी कहां पर से आ गई है। तो वो कहते हैं कि मैडम उन सभी लोगों ने वहां पर रेड कलर के स्कार्फ पहने हुए हैं और सभी लोग ऐसे लगते हैं जैसे किसी प्राइवेट आर्मी से हैं। तो ये बात सुनने के बाद हेरन कहती है ऐसा कैसे हो सकता है कि वो लोग यहाँ पर क्या करने के लिए आए होंगे। हेरन कहती है क्या तुम्हें उनके लीडर का नाम पता है। तो वो कहता है कि मुझे यहाँ पर उसके लीडर का नाम तो नहीं पता, लेकिन इसी के साथ ही लीडर खुद ही वहां पर अंदर आ जाता है और कहता है कि तुम मेरा नाम जानना चाहती हो, मेरा नाम ली फैनकाई है, मैं चिलियन टैंक का हेड हूँ और तुम मेरे बारे में थोड़ा बहुत तो जानती होगी। तो वो कहती है कि हाँ मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। तो शाओ से वहां पर देखती काफी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि ली फैनकाई तुम्हारा यहाँ पर क्या काम है, क्योंकि ये दोनों यहाँ पर ऐसी फैमिलीज हैं जो कि वेपन्स बनाते हैं, इसी वजह से दोनों का आपस में यहाँ पर राइवलरी होना तो आम सी बात है। तो इसी के साथ ही मास्टर फैनकाई उसे कहते हैं कि हम लोग तो यहाँ पर अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए आए हैं। तो ये बात सुनते ही फैनकाई उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है। तो मास्टर ली फैनकाई उसे कहता है कि इस बात का मतलब यह है कि तुम लोगों ने यहाँ पर हमारी स्वॉर्ड को चोरी किया, एक डैगर, एक छोटा सा डैगर है जो कि बहुत ज्यादा कमाल का है, जो किसी भी तलवार को काट सकता है, मैं उसी को यहाँ पर लेने के लिए आया हूँ। तो ये बात सुनने के बाद शाओ काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि तुम यहाँ पर उसको हमसे क्यों लेने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर ये कहना चाहते हो कि हमने तुम्हारे पास से वो डैगर चोरी किया, वो डैगर हमारा है, हमारी फैमिली में बनाया गया था, मेरे ब्रदर ने उस डैगर को बनाया है। इसके साथ ही मास्टर फैनकाई वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि लगता है कि मुझे यहाँ पर बार्विंग मेथड को यूज करना पड़ेगा जो हम लोग चिल्टियांग में यूज करते हैं, यानी कि हम लोग जिस चीज को देख लेते हैं वो हमारी हो जाती है, इसलिए तो मैं यहाँ पर अपनी पूरी आर्मी लेकर आया हूँ। साथ ही वहीं पर बैठकर वो चाय का कप भी उठा लेते हैं और चाय भी पीना शुरू कर देते हैं। वो तो ऐसे यहाँ पर आकर बैठ गए जैसे कि यहाँ पर उनका दबदबा चलता हो। तो वो उनसे कहते हैं कि हमें वो डैगर चाहिए, जबकि मास्टर शाओ से कहते हैं कि वो डैगर हमारा है और मेरे ब्रदर ने यहाँ पर
सेकंड मिस के लिए भेजा, यानी मिस हेरन के लिए वो भेजा है। जबकि मिस हेरन उसे कहती है कि ये क्या वो जहाँ पर जो गिफ्ट तुमने मुझे दिया है क्या वो चोरी का है? तो मास्टर शाओ से कहते हैं नहीं वो चोरी का बिल्कुल भी नहीं है। तो मास्टर शाओ कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि तुम लोग हमारा पीछा कर रहे थे, तुम्हें पता था कि मेरे कारवान में हम डैगर लेकर यहाँ पर आ रहे हैं और यहाँ पर आकर मिस हेरन वो डैगर तोहफे में देने वाले हैं। तो जब यहाँ पर उसे पता चलता है मास्टर फैन काई को कि यहाँ पर वो डैगर जो था वो मिस हेरन को तोहफे में दे दिया गया है, तो उसे कहता है कि मिस हेरन क्या तुम यहाँ पर वो डैगर मुझे उधार दे सकती हो, मुझे वो किसी काम के लिए चाहिए। तो वो कहती है क्या यहाँ पर मेरे साथ मजाक हो रहा है, मैं यहाँ पर तुम्हें डैगर क्यों दूंगी? और इसी के साथ मिस शू कहती है कि यहाँ पर हमें थोड़ी बात तो बताएं कि आखिर यहाँ पर मसला क्या है, तुम्हें वो डैगर क्यों चाहिए? के साथ ही मास्टर फैन काई जो होते हैं उनके पास वहाँ पर एक कपड़ा होता है जिसे उन्होंने लपेट कर रखा होता है, वहाँ पर उनके सामने फैलाकर रख देते हैं। उस कपड़े के ऊपर वहाँ पर ब्लेड्स होते हैं, वहाँ पर 6 ब्लेड्स होते हैं और 6 के 6 ब्लेड्स होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बेस्ट ह्यूमनली ब्लेड्स हैं जो कि यहाँ पर डीमन ब्लेड से फाइट करने के लिए बनाए गए थे, लेकिन वो सारे के सारे टूट चुके होते हैं और जो देखकर वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मास्टर शाओ उन ब्लेड्स को पहचानते हैं क्योंकि कुछ ब्लेड्स जो हैं उनमें से उनकी फैमिली ने बनाए थे, तो वो कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये सारे के सारे तो 6 ह्यूमनली ग्रेट ब्लेड्स हैं, इन सभी के साथ ये सब कुछ कैसे हुआ, ये सारे टूट कैसे गए हैं? तो मास्टर फैन काई उसे कहते हैं किसी वजह से मैं यहाँ पर तुम्हारे पास से वो डैगर लेने के लिए आया हूँ क्योंकि वो डैगर काफी ज्यादा स्पेशल है। तो फैन काई उन लोगों से कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर जिस बारे में बताने वाला हूँ वो बात तुम सुनकर बहुत ज्यादा हैरान होने वाले हो, क्योंकि ये बात जो है पहले वाली बात से भी ज्यादा हैरानी वाली है कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो पहले मजाक कर रहा था कि मैं यहाँ पर वो ब्लेड लेने के लिए आया जो हमारा है, असल में वो ब्लेड हमारा नहीं है, लेकिन मुझे वो ब्लेड उधार चाहिए क्योंकि मुझे जाकर किसी दूसरे ब्लेड वाले से फाइट करनी है। ये बात तो तुम सभी लोग जानते थे कि यहाँ पर ह्यूमनली स्वर्ड्स में से 5 स्वर्ड्स जो थी वो मेरे पास थी, यानी कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं स्वर्ड्स को इकट्ठा कर रहा था और उन 5 में से जब 6ठी स्वर्ड मेरे हाथ लगी, लेकिन उसके बाद अब तुमसे यहाँ पर देख सकते हो कि 6 की 6 तलवारें यहाँ पर तुम्हारे सामने टूटी पड़ी हैं। ये तब हुआ जब मैं यहाँ पर 7वीं तलवार को लेने के लिए गया, तो मैं वहाँ पर गया 7वीं तलवार को लेने के लिए। जब मैं उस पैलेस हाउलिंग कीप में पहुंचा तो मैंने सोचा कि वहाँ पर जाकर जनरल को मारकर उसके पास है जो 7वीं तलवार है वो ले लूंगा, लेकिन जब मैं वहाँ पर पहुंचा तो वहाँ पर पहले से गार्ड सभी मर चुके थे और मुझे पता चला कि वहाँ पर पहले से कोई है तो मुझसे पहले वहाँ पर पहुंच चुका था और उसने जनरल और बाकी के सभी लोगों को मार दिया था। ये देखने के बाद मुझे लगा कि मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए कि आखिर वो कौन है जिसने यहाँ पर इन सभी लोगों के साथ ये सब कुछ किया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि यहाँ पर किसी ने 270 लोगों को मार दिया? वहाँ पर तकरीबन 270 लाशें पड़ी हुई थी और उनमें से काफी सारे लोगों के ब्लेड टूट चुके थे, यानी कि उनकी तलवारें टूट चुकी थी। और जैसे वहाँ पर मैं मेन अंदर गया जहाँ पर वो टाइगर विंग स्वर्ड होनी चाहिए थी, वो टाइगर विंग स्वर्ड यानी वो ह्यूमनली स्वर्ड वहाँ पर पड़ी हुई तो थी, लेकिन वो 2 टुकड़ों में थी, यानी वो पहले से टूट चुकी थी। और जब मैंने वहाँ पर स्वर्ड को अपने हाथ में उठाया, इसी के साथ मुझे बहुत ही जबरदस्त एनर्जी महसूस हुई। मैंने जल्दी से पीछे की तरफ घूम कर देखा तो वहाँ पर एक मास्टर खड़ा था जिसके हाथ में एक तलवार थी जिसके अंदर से आग निकल रही थी। वो फ्लेमिंग स्वॉर्ड इतनी तेज आग वहाँ पर बरसा रही थी कि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी और उसकी एनर्जी मुझे दूर वहाँ तक महसूस हो रही थी, हालांकि मैं उससे काफी दूर खड़ा था। और इसी के साथ उस मास्टर ने वहाँ पर मेरे पर अटैक करना शुरू कर दिया। उसकी आंखें वहाँ पर खून जैसी लाल हो चुकी थी। जब उसने मेरे पर एक स्ट्राइक लगाई तो वो स्ट्राइक इतनी पावरफुल थी कि उसने पूरे की पूरी पीछे की बिल्डिंग को ही चीर दिया। तो अब यहाँ पर फ्लेमिंग स्वॉर्ड कौन सी है? क्या ये भी एक डीमन ब्लेड है? क्योंकि अभी 5वें डीमन ब्लेड ने यहाँ पर अपीयर होना था और मुझे लगता है कि ये भी वो 5वां डीमन ब्लेड है, यानी फ्लेमिंग स्वॉर्ड है। मास्टर फैन काई ने वहाँ पर क्या फेस किया, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे।